देखिए, आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संस्थान ने हमें याद किया। आप लोग मीडिया के वर्तमान और उसकी मौजूदा स्थिति और भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। आप लोग सभी प्रोफेशनल्स हैं, कोई विद्यार्थी नहीं है, सब लोग काम कर रहे हैं। देखिए, आज जैसा कह रहे थे अभी आपके साथी, हमारे देश में अखबारों का और पत्रिकाओं की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, ब्रिटिश पीरियड में। लेकिन जो आज मीडिया की शक्ल में चीज़ें सामने आ रही हैं वो हाल के वर्षों की हैं। पहले इसको पत्रकारिता हम कहते थे, अब आजकल मीडिया कहते हैं। लेकिन जब मीडिया हम कहते हैं तो पत्रकारिता छुप जाती है, उद्योग सामने आ जाता है। तो मीडिया में जर्नलिस्ट भी हैं, मालिकान भी हैं, उद्योग भी है, मार्केटिंग भी है, सब कुछ है। तो हम लेकिन आज जो बात करने जा रहे हैं पत्रकारिता की चुनौतियों पर, सिर्फ मीडिया घरानों की या उद्योग की चुनौतियां नहीं, क्या है पत्रकारिता और पत्रकारिता की क्या चुनौती है। भाई, इस समय देश में सबसे बड़ी चुनौती तो पत्रकारिता की ये है कि जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया हमारे देश का है, जिसको हम मुख्य धारा मीडिया कहते हैं, जिसकी संरचना अगर शुरू से देखा जाए तो वो पूंजी प्रधान रही है। और पूंजी प्रधान होने के बावजूद उसमें प्रोफेशनलिज्म भी उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया और उसको लाया, जैसा दुनिया के दूसरे मुल्कों में हुआ है। लेकिन इधर कुछ वर्षों से अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि प्रोफेशनलिज्म को कहीं छुपा कर रख दिया गया है, कहीं उसको अलग कर दिया गया है और शुद्ध व्यवसाय के रूप में, एक शुद्ध प्रोपेगेंडा के रूप में मीडिया सामने आ रहा है। इसलिए जब हमने मीडिया मंथन में एक बार कहा था तो उसका बहुत प्रचार हो गया। कई लोग उस शब्द को कहने लगे कि शाम को जब कभी आप टेलीविज़न खोलते हैं मेन स्ट्रीम चैनल्स को, तो ऐसा लगता है कि सारे चैनल्स जो है एक ही तरह की भाषा बोल रहे हैं। जैसे सोसाइटीज़ होती हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, मोहल्ले होते हैं, बस्तियाँ होती हैं शहरों कस्बों में, तो जो गृहिणियाँ होती हैं, जो आमतौर पे जब खाना वाना सब हो जाता है, लोग चले जाते हैं, तो वो भजन मंडली या कीर्तन मंडली शुरू हो जाती है उनकी। बहुत सारी हमारे सोसाइटी में भी होता है, कई जगह होता है कि औरतें अपना गाना बजाना शुरू कर देती हैं ईश्वर लोगों को खुश करने के लिए। तो उसी तरह से मीडिया में भी आजकल हो ये रहा है कि जब दोपहर बीत जाती है, शाम आती है, तो शाम को अपने अपने ईश्वरों को, अपने अपने भगवानों को खुश करने के लिए ऐसा लगता है कि भजन मंडलियाँ शुरू हो गई हैं। एक ही तरह की बहस, एक ही तरह के विचार, एक ही तरह का डिस्कोर्स सामने आता है। तो ये हमारे देश के मुख्य धारा मीडिया का, खासकर जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है, विद फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ अपवादों को छोड़ अगर दिया जाए तो सारा का सारा मीडिया हमारे देश में एक तरफा हो गया है, एक रंग में रंग गया है। और इससे भी बचने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उस पर हम बाद में आपको प्रकाश डालेंगे। लेकिन ये एक सबसे बड़ी चुनौती है कि जो समाज के बड़े हिस्से की खबरें हैं, जो देश की बड़ी खबरें हैं, जो दुनिया की बड़ी खबरें हैं, वो जगह नहीं पा रही हैं। सिर्फ एक दिन शाम को अचानक 3 बजे कोई न्यूज़ रूम में तय कर लेता है कि आज हम ये बजाएंगे, आज ये गाना चलेगा, आज ये भजन चलेगा, आज ये कीर्तन चलेगा, और भजन कीर्तन गाना बजाना शुरू हो जाता है शाम को। और वो एंकर जो है वो दाखिल होता है और अपनी पसंद के 4-5 गेस्ट बैठा लिए जाते हैं। और उसमें भी आजकल ये है, इसको मैं बहुत ही सार्वजनिक तौर पे कह चुका हूँ और अब बार बार कहना मुझे बड़ा अचरज होता है, कोई भी डिबेट हो, कोई भी डिस्कशन हो, चाहे वो डोमेस्टिक इश्यूज़ को लेकर हो, डिफेंस के इशू को लेकर हो, पॉलिटिकल इशू को लेकर हो, सोशल इशू को लेकर हो, कल्चरल इशू को लेकर हो, सब में एक सत्तारूढ़ दल का एक पैनलिस्ट बैठ जाएगा, उनका प्रवक्ता, एक वीएचपी का बैठ जाएगा, एक कोई आरएसएस का चिंतक बैठ जाएगा, विचारक, और इसके बाद एक मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कोई बैठ जाएगा, दीनहीन चेहरा बनाए हुए, हैं, ताकि चारों ओर से लगता है कि उस पर तमाचे पड़ेंगे और वो कुछ बोल नहीं पाएगा। उसमें बहुत कुछ हुआ तो एक मौलाना साहब को ला दिया जाएगा। मौलाना साहब की उपस्थिति इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हिंदुत्व जो मोबिलाइजेशन है उसमें भी मदद मिलेगी, क्योंकि वो जानबूझकर उससे ऐसे सवाल किए जाएंगे और जानबूझकर वो ऐसे जवाब देगा कि उससे जो हिंदुत्व का पक्ष है उसके पक्ष में
हिंदुत्व पक्ष के पक्ष में एक व्यापक गोलबंदी का उनको अवसर मिले, मौका मिले। तो ये एक अजीब तरह का बनावटी, एक अजीब तरह का नकली पैनल डिस्कशन दिखता है शाम के ज़्यादातर चैनलों का। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बेहतरीन अपवाद भी हैं हमारे देश में, और ये जो खूबसूरत एक्सेप्शंस हैं टेलीविज़न चैनल्स में, वो वाकई खैर मकदम के काबिल हैं, क्योंकि इतनी मुसीबत, इतनी चुनौतियों, इतने दबावों के बीच भी अगर कुछ कर रहे हैं तो तमाम कॉन्ट्रडिक्शन के बावजूद मैं निजी तौर पे उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये जो एफर्ट्स उनके हैं। लेकिन अच्छा, होता यह है कि चैनलों में जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं उससे अखबार भी प्रभावित हो रहे हैं। अखबारों के दफ्तरों में एडिटर्स के सामने या न्यूज़ रूम में कैमरे टेलीविज़न लगा होता है, वो देखते हैं कि क्या खबर चल रही है। तो समाज, देश, दुनिया की जो प्रमुख खबरें हैं, जो अहम खबरें हैं, जो बड़ी आबादी को प्रभावित करने वाली खबरें हैं, वो तो टेलीविज़न चैनलों में उतनी तरजीह नहीं पा रही हैं। कभी आई, एक छोटा सा ब्रेक आया और फिर गायब खबर हो जाती है। लेकिन जो खबर नहीं है वो बड़ी खबर बना दी जाती है। तो इसका असर ये पड़ा है पिछले कुछ सालों से कि जो बड़े अखबार हैं मुख्य धारा के, उनका न्यूज़ रूम भी प्रभावित है टेलीविज़न चैनलों के इस न्यूज़ मैन्युफैक्चरिंग द न्यूज़ के इस व्यवसाय से। इसको मैं कहता हूं मैन्युफैक्चरिंग द न्यूज़, जो चॉम्स्की ने कहा था। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो चेतना का मैन्युफैक्चर किया जाता है समाज में, जिस तरह से मानसिकता का सृजन होता है, ठीक उसी तरह से न्यूज़ का भी सृजन हो रहा है। तो ये पूरे के पूरे मीडिया को ये प्रक्रिया प्रभावित कर रही है। ये आज देखने लायक है कि कैसे खासकर हिंदी के चैनल, खासकर हिंदी के अखबार, वो तो बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि हिंदी के अखबारों में प्रोफेशनलिज्म लगातार घटता जा रहा है। एक ज़माने में भारत में हिंदी के अखबारों में राजेंद्र माथुर, रघुवीर सहाय, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, इस तरह के एडिटर्स थे। लेकिन आज के जो एडिटर्स हैं वो मैं उनकी विद्वता को या उनकी पढ़ाई लिखाई को मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म जो एक जर्नलिज्म में चाहिए, जिस तरह की ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, ऐसा लगता है कि दूर दूर का रिश्ता नहीं रह गया है। उनको केवल धंधे, व्यवसाय, अपने निजी फायदे, इन्हीं चीज़ों का को वो ज़्यादा तरजीह देने लगे हैं। ये खास नज़र आती है चीज़। मैं ये नहीं कह सकता कि सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन उसमें भी अपवाद हैं कुछ, और बेहतर अपवाद हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी, लेकिन मैं मुख्य धारा मीडिया की बात जब कर रहा हूँ तो डोमिनेंट ट्रेंड जो प्रिंट और विजुअल में है, आज हमें यह दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए किसी ऐसे इशू को भी टेकअप करता है आज का मीडिया हमारे देश में, जो जरूरी इशू, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं अभी ताज़ा घटना है बंगाल की, बंगाल के एक इलाके में अचानक कम्युनल टेंशन हो गया, ठीक है जी। लेकिन उसकी भी जो बारीक खबरें हैं, उसके परतों में जाकर, उसकी तह में जाकर, उसको छानबीन करके स्पॉट पे वो काम नहीं किया गया। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो रिपोर्टर है चैनल का, चाहे वो लड़की हो या लड़का, जो भी, ये शी आर ही, वो इस स्पॉट पे जाकर जो पेश कर रहे हैं प्रोग्राम, उसको उतना महत्व नहीं मिल रहा है जितना कि शाम को जो बहस की जा रही है, कराई जा रही है, उसमें अपने अपने एजेंडे सेट किए जा रहे हैं कि कौन क्या है, कैसे क्या है। लेकिन स्पॉट से जो रिपोर्ट आ रही है कि कैसे एक बड़ी पार्टी का बड़ा नेता एक दूसरी बड़ी पार्टी का जो क्षेत्रीय पार्टी है, उनके आपस की राइवलरी में कितना तनाव बढ़ा, जो एक फेसबुक पोस्ट लिखी एक लड़के ने जो किशोर था, उसके पीछे क्या कहानी है, इसकी खोजबीन कम हुई। कौन लोग आए थे मार झगड़ा करने के लिए, किन लोगों ने अटैक किया था बस्ती के, अपनी ही बस्ती में रहने वाले दूसरे समुदाय के लोगों पर, कहां से वो आए थे अचानक, क्या एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के एक ही बस्ती में आपस में लड़ पड़े थे, या बाहर के इंस्टिगेट करने वाले कुछ लोग आए थे, कोई इसकी पड़ताल नहीं। लेकिन अगर आप क्षेत्रीय अखबारों की देखिए, खासकर बंगाल के, बांग्ला भाषा के, तो उनमें ये खबरें हैं। बंगाल के जो चैनल्स थे उन्होंने भी एक बैलेंस कायम रखा, उन्होंने भी एक संतुलन कायम रखा। लेकिन जो देश के जो बड़े चैनल्स हैं, जो मुख्य धारा के चैनल हैं, उस घटना को भी उन्होंने इस तरह से ट्रिविलाइज किया। ट्रिविलाइज करने का मतलब है इस तरह से सतही या सस्ता बनाकर पेश करना किसी चीज को, इसको ट्रिविलाइज करना कहते हैं। तो इस तरह किया कि लोगों का दिमाग जो है, जो दूसरे
हिस्सों में समाज देश के देख रहे हैं चैनल, वो एक नफरत से भर जाए एक दूसरी कम्युनिटी के बारे में। तो ये बहुत सारा इस तरह का गेम प्लान जो सियासत में जो लोग हैं जो चला रहे हैं या चल रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन मीडिया, यानी मीडिया और सियासत दोनों के जो मुहावरे हैं और दोनों का जो सोच है वो आपस में कन्वर्ज करता है। ये एक बड़ी बात है। तो लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर पहले इतना नहीं था, ये डोमिनेंट ट्रेंड है, तो क्यों है? उसके 2-3 कारण हैं। एक तो यह है कि हमारे देश में जो रूलिंग एलीट है उसकी पार्टी बदल गई है, लेकिन रूलिंग एलीट तो वही है। रूलिंग एलीट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? आई मीन जो शासन करने वाली सामाजिक जो शक्तियां हैं वो, ठीक है जी, तो वो एक ही है, लेकिन उनके जो ध्वज हैं, उनके जो मंच हैं, उनकी जो फोरम है, उसके जो पार्टी है, वो केवल बदले हैं, यानी चेहरे केवल बदले हैं, शक्तियां वही हैं। लेकिन इसने नया रूप लिया है। जैसे उसकी वजह यह है कि भारत में जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय, जैसे कहते हैं ना, आजकल लोग कहते हैं आमतौर पे कि भाई हमारे देश में आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला हो रहा है। आई मीन जैसे आरएसएस और बीजेपी का डोमिनेंस बढ़ा है अपने देश में, और जिस तरह सियासत चल रही है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हमने अपने देश में आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला हो रहा है, नई सरकार उस पर अटैक कर रही है। लेकिन भारत की अगर स्थिति को देखें, हम जानबूझकर थोड़ा आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करेंगे कि ये आइडिया ऑफ इंडिया भारत में एक जैसा तो कभी नहीं रहा। भारत को कैसा होना चाहिए इसके बारे में भी अलग अलग आइडिया रही है लोगों की। आज़ादी की लड़ाई के समय ही आप देख लीजिए, एक समय था जब नेहरू और गांधी का जो एक आइडिया ऑफ इंडिया था, जो आमतौर पे रिफ्लेक्ट हुआ आज़ादी के बाद, जब हमारी संरचना सत्ता की उभर कर सामने आई, जिसने टेक ओवर किया अंग्रेजों के बाद। दूसरा आइडिया ऑफ इंडिया आरएसएस का था, 1925 में वो बना था, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था भारत को। और तीसरा आइडिया ऑफ इंडिया भगत सिंह का था, जो एक अलग ढंग का समाज चाहते थे, एक अलग ढंग का देश चाहते थे। एक चौथा आइडिया ऑफ इंडिया भी था जो कम्युनिस्टों का था, जो अलग ढंग का एक रिवोल्यूशनरी या एक सामाजिक या राजनीतिक चेंज चाहते थे, प्रोलेटेरिएट की डिक्टेटरशिप चाहते थे। एक आइडिया ऑफ इंडिया अंबेडकर साहब का भी था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। वो जिस तरह का समाज चाहते थे, वो जातियों के विनाश की बात करते थे, वो एक इंक्लूसिव सोसाइटी चाहते थे, वो किसी भी तरह ये नहीं चाहते थे कि सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन सत्ता का हो या चेंज हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक कुल मिलाकर भारत की आज़ादी की लड़ाई के समय ही अलग अलग ट्रेंड थे कि भारत में समाज कैसे बनना चाहिए, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, सत्ता कैसी होनी चाहिए, हमारे देश में सरकार कैसी होनी चाहिए। जातियों को लेकर अलग अलग सोच थी, लेकिन ले देकर हमारे देश में कांग्रेस लेड जो स्ट्रक्चर था उसने टेक ओवर किया। तो उस दौर में भी अगर आप देखें तो शुरू की चुकी नेतृत्व जो लीडरशिप थी वो आज़ादी की लड़ाई की पार्टिसिपेंट थी, तो उसके पास भी एक वैल्यू सिस्टम था और उस वैल्यू सिस्टम को लेकर सरकार लंबे समय तक चली। लेकिन गलतियों की शुरुआत इसलिए पहले ही हो गई क्योंकि उनका जो सोच था भारत के बारे में वह भी बहुत मुकम्मल नहीं था, बहुत बैलेंस नहीं था, बहुत संतुलित नहीं था। जातियों के प्रश्न पर जो गांधी नेहरू की पार्टी का सोच था उसकी अपनी सीमाएं थीं और सरहदें थीं। जैसे आपने देखा होगा कि सोशल, केवल जाति के सवाल पर नहीं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सवालों पर भी नई सरकार ने, जब जनतंत्र भी हमारा शुरू हो रहा था, उसी समय बहुत सारे ऐसे उन्होंने काम किए जिसका बहुत निगेटिव असर पड़ा। उदाहरण के तौर पे उन्होंने कश्मीर में 1953 में, हम 47 में आज़ाद हुए, पहली सरकार जो बर्खास्त की गई भारत में वो 1953 में की गई। आई मीन जो एक मेजर गवर्नमेंट, मतलब महत्वपूर्ण गवर्नमेंट, और वो उस समय वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला थे, लेकिन जो पंडित नेहरू के बड़े दोस्त भी थे, लेकिन उनकी सरकार सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दी गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो प्रधानमंत्री थे सूबे के, उन दिनों कश्मीर में प्रधानमंत्री हुआ करता था, वज़ीर आज़म कहलाते थे। तो उस समय इसलिए उनको केवल अरेस्ट कर लिया गया और सरकार भी अब दस्त कर दी गई क्योंकि उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लागू किया था जम्मू कश्मीर में। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होनी चाहिए, अगर नहीं है तो, कि भारत में लैंड रिफॉर्म्स लागू करने वाला पहला स्टेट जम्मू कश्मीर था। और यही कारण है कि आज जम्मू कश्मीर में खुशहाली
है, आज समानता है, काफ़ी हद तक है, असमानता इतनी नहीं है जितनी देश के दूसरे हिस्सों में है। उसकी बड़ी वजह यह भी है कि लैंड रिफॉर्म्स उन्होंने लागू किया। आज कश्मीर में समस्या आतंकवाद की है, अलगाववाद की है, उग्रवाद की है, और जिसकी पैदाइश के लिए कश्मीरियों से ज़्यादा जिम्मेदार भारत की सरकारें हैं, चाहे वो आज की हो पहले की हो। आई मीन सेंटर इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर कश्मीर प्रॉब्लम देन द कश्मीरी देमसेल्फ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं है, वो भी हैं। तो लेकिन कहने का मेरा मतलब यह है कि जो सोसाइटी को, समाज को बेहतर शेप देने की जो एक कोशिश शेख अब्दुल्ला ने की थी, वो पहली थी भारत में अपने ढंग की, जबकि आज़ाद भारत हो चुका था। नेहरू डेमोक्रेट थे, उन्होंने दावा वो करते थे कि ही इज़ द बेस्ट डेमोक्रेट ऑफ द कंट्री, लेकिन किसी और स्टेट में इस तरह का प्रयास नहीं सफल हुआ। बिहार में 1947 के तत्काल बाद भी लैंड रिफॉर्म्स बिल लाया गया, जब वहाँ पर श्री कृष्ण सिंह थे मुख्यमंत्री, लेकिन वहाँ भी एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका। उनके जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे मिस्टर सहाय, KB सहाय, उनके खिलाफ कांग्रेसी ही बिल पड़े, कांग्रेस ही उनके खिलाफ लॉबिंग करने लगे कि नहीं ऐसा बिल नहीं चाहिए हमें, क्योंकि जितने कांग्रेस में बड़े नेता थे सभी बड़े जमींदार थे। तो डोमिनेंट जो कांग्रेस में जो शक्तियां थीं, फोर्सेज थीं, वो स्वयं वो थीं जो गरीबों का हक नहीं देना चाहती थी। इसीलिए जब भारत का संविधान जनता को सौंपा जा रहा था, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा था, उनके भाषण बहुत ही हिस्टोरिकल है, कि हम भारत का संविधान पेश करते हुए उन्होंने सौंपते हुए कहा देश को 1950 में, उन्होंने कहा कि हमने जनतंत्र, मैं उनका जो बात कह रहा हूँ अपने शब्दों में कह रहा हूँ, जो उन्होंने कहा है, मैं बिल्कुल हूबहू कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कंटेंट यही है। वो ये कहा उन्होंने कि भाई हम जनतंत्र हमने स्थापित कर लिया है, संविधान हम देश की जनता को सौंप रहे हैं, लेकिन इस जनतंत्र की बड़ी कुछ खामियां हैं। वो बड़ी खामी क्या है कि इसमें एक वोट एक आदमी का सिद्धांत तो है, एक आदमी एक वोट देगा, ये तो हमने इंश्योर कर दिया संविधान से, लेकिन जो गैर बराबरी समाज की है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी, वो भयानक है। और अगर हमने निकट भविष्य में इस गैर बराबरी को हमने नहीं पाटा, इसको मिनिमाइज नहीं किया, तो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं या आगे आने वाला जो समाज है जो इमर्ज करेगा, वो इसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा और इस संरचना को वो ध्वस्त करने के लिए आगे आएगा। ये भीमराव अंबेडकर साहब ने उस वक्त चेतावनी दी थी हमारे रूलिंग एलीट को, लेकिन रूलिंग एलीट ने इस काम को नहीं किया ठीक से, और जहां जहां ये काम करने की कोशिश की गई तो क्या उसका नतीजा निकला? कश्मीर का उदाहरण मैंने आपको दिया। 1959 में फिर EMS नंबूदिरीपाद की सरकार, जो दुनिया में पहली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, पहली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, उसने लैंड रिफॉर्म्स लागू करने की कोशिश की 1959 से पहले। और दूसरा काम उन्होंने किया था एजुकेशन बिल लाने का। फौरन उस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। उस समय मिसेस गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी और उनके पिता देश के प्रधानमंत्री थे। तो मेरा ये कहना है कि ये जो दो घटनाक्रम हुए, वो ये बताते हैं कि जनतंत्र के सूर्योदय में ही हमारे देश की जो पार्टी, जो रूलिंग पार्टी थी और जो रूलिंग एलीट था, वो गैर बराबरी को एड्रेस नहीं करना चाहता था। वो समाज में जाति की जो संरचना है, जो वर्ग की संरचना है, उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहता था, जो डेमोक्रेसी के लिए अनुकूल हो। व्हाट इज डेमोक्रेसी आफ्टर ऑल? डेमोक्रेसी क्या चीज है? संविधान है, पार्लियामेंट है, इलेक्शन है? नो। डेमोक्रेसी का मतलब है, जो अगर सही अर्थों में देखा जाए, कि समाज में जितने स्टेक होल्डर्स हैं, समाज में जितने क्या कहेंगे हल्के हैं, उनकी सत्ता से लेकर के नीचे से लेकर ऊपर तक में हिस्सेदारी हो, उनके पास स्वतंत्रता हो, उनके पास संप्रभुता हो और उनके पास सद्भाव हो, फ्रेटर्निटी समाज में। जो काम फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एक जमाने में किया, जिसने पूरे यूरोप को बदल कर रख दिया। फ्रांस में क्रांति हुई, ऐसा लगा जैसे कि एक देश में क्रांति हो रही है, लेकिन फ्रांस की राज्य क्रांति ने पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का जो दीपक है उसको जला दिया।
और दुनिया के वे तमाम मुल्क जहां चर्च और स्टेट माने जो चर्च और स्टेट का जो एक कन्वर्जेंस था उसको ब्रेक कर दिया, ध्वस्त कर दिया, उसके सामने एक नया चैलेंज खड़ा किया कि डेमोक्रेसी ये है। तो हमारे देश में दिक्कत ये हुई कि हमने डेमोक्रेसी का आवरण तो ओढ़ लिया, हमने एक बेहतर संविधान तो पा लिया, क्योंकि हमारे पास अंबेडकर जैसे बड़े स्कॉलर्स थे, बड़े विद्वान थे, जिनके पास एक समतावादी दृष्टिकोण था, समाज को बदलने का एक वो था, जिजीविषा जिनके अंदर थी। लेकिन स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं जो करने चाहिए थे वो अलाउ नहीं किए गए, और यही कारण है कि भीमराव अंबेडकर साहब को सरकार में भी बहुत कम दिन रहने का मौका दिया गया, और चूंकि उस वक्त तक राजनीतिक तौर पे वो सुदृढ़ीकरण नहीं कर सके थे अंबेडकर, इसलिए वो बड़ी शक्ति के रूप में नहीं उभर पाए। बेसिकली वो एक स्कॉलर थे, एक फिलोसोफर थे, और उस वक्त तक कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बिल्ड हो पाया था। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखिए तो जिन जिन राज्यों में सोशल मूवमेंट्स ज़्यादा थे, डेमोक्रेसी वहीं बेहतर ढंग से इमर्ज की, और मीडिया का जो रिश्ता था इन चीज़ों से, जो ये सामाजिक प्रक्रियाएं चल रही थी, मीडिया का भी जो रिश्ता इमर्ज किया वो भी देखने लायक है। मैं ये सामाजिक और आर्थिक जो प्रक्रियाएं चल रही थी जानबूझकर इनका आपके सामने विस्तार से जिक्र किया, सो दैट आप समझ सकें कि हमारे देश का मीडिया ऐसा क्यों है। उस वक्त भी अगर आप देखिए कि लैंड रिफॉर्म्स की जितनी कोशिशें होती थी तो इंडियन मीडिया का बड़ा हिस्सा, जबकि आज की तरह वो बड़ा इजारेदार नहीं था, बहुत हाईली कॉर्पोरेटाइज मीडिया नहीं था जैसा आज है, लेकिन तब भी अगर मीडिया में देखें आप तो वो विरोध या प्रतिकूल टिप्पणियां आती थी लैंड रिफॉर्म्स को लेकर, या जाति तोड़ने के प्रयासों को लेकर, इंटरकास्ट मैरिजेस को लेकर जिस तरह का एक फेवरेबल जो एक एटीट्यूड मीडिया में उभरना चाहिए था वो नहीं होता था। ये क्यों नहीं होता था? क्योंकि उस वक्त भी मीडिया और आज भी मीडिया कमोबेश हमारे देश में जो सामाजिक राजनीतिक रूप से ताकतवर शक्तियां हैं उन्हीं के इर्द गिर्द वो थी। पूंजी लगाता था एक बड़ा व्यापारी, और काम करने वाले लोग सभी उच्च कुलीन उच्च वर्ण के लोग थे। उच्च कुलीन और उच्च वर्ण के लोग सिर्फ जाति के स्तर पर नहीं थे, दिमाग के स्तर पर भी थे। एक बहुत ही गरीब या अपेक्षाकृत गरीब समाज में पैदा होने वाला भारत का उच्च वर्णीय अगर आदमी है, अगर वो भी अपनी दिमागी तौर पे नहीं बदलता है तो आप इसको क्या मानेंगे? इसको आप राजनीतिक तौर पे कैसे इसकी व्याख्या करेंगे? तो हमारे देश में मीडिया के साथ भी ऐसा ही रहा। ऐसा नहीं कि मीडिया में सारे लोग बहुत बड़े बड़े घरों से आए, लेकिन वो चूंकि दिमाग से उसी वेस्टेड इंटरेस्ट के पक्ष में थे, दिमागी तौर पे वो नहीं अपने को बदल सके थे, लिहाजा उन्होंने हमेशा उन्हीं निहित स्वार्थों के पक्ष में काम किया। और यही कारण है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब आज़ादी की लड़ाई में योगदान कर रहे थे और अपने ढंग से चीज़ों को वो एड्रेस कर रहे थे, तो उन्हें भी मीडिया बहुत अच्छा नहीं मिला, फेवरेबल मीडिया नहीं मिला, बल्कि बहुत ही होस्टाइल मीडिया मिला। कई बार उनको अंग्रेज़ों का एजेंट पिट्ठू तक मीडिया में कहा गया, और यही कारण है कि उन्होंने अपने अपने ढंग से अपने अपने स्तर पर कभी मूक नायक जैसी पत्रिका निकाली तो कभी दूसरी, और 4-4, 5-5 पत्रिकाएं वो बीच बीच में निकालते रहे। कुल मिलाकर मूक नायक लंबे समय तक निकाली, बीच में एक बार स्थगन भी हुआ, फिर से रिवाइव किया, तो ये लगातार वो प्रयास करते रहे। तो हम ये जो बात आपको बता रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई के समय ही जो मीडिया इमर्ज कर रहा था, या प्रेस कहिए, मीडिया तो बाद में आया ये शब्द, उसमें दो धाराएं बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती हैं। एक वो धारा थी जो जनता की तरफ से जो पहल हो रही थी, जनता की तरफ से, जैसे प्रताप है, अब कानपुर से प्रताप निकलता था जिसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। उसमें जिस तरह के लोग कॉलम लिखते थे, जिस तरह के लोगों की रचनाएं आती थीं, वो उस वक्त के बेहतरीन स्कॉलर्स या जर्नलिस्ट या राइटर्स थे या कल्चरल एक्टिविस्ट थे। ये ठीक है यकीनन कि वो दलित या उत्पीड़ित वर्ग से उसमें कम थे, लेकिन वे तमाम ऐसे लोग थे जो भले ही मध्यवर्ती जातियों से पैदा हुए हों या उच्च वर्ण की जातियों से, जिनको कहा जाता है उच्च वर्ण, उसमें पैदा हुए हों, लेकिन उनकी जो प्रतिबद्धताएं थीं वो निश्चित रूप से एक बेहतर डेमोक्रेसी के लिए थीं, समाज में समरसता के लिए थीं, समानता के लिए थीं। सबसे बड़ी बात यह है, उसमें भगत सिंह जैसे लोग भी कॉलम लिखते थे प्रताप में। और दिलचस्प बात यह है कि भगत सिंह जब अंग्रेजी हुकूमत से घिरे हुए थे चारों तरफ से कि कैसे उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो संपादक प्रताप के थे, उन्होंने अपने दफ्तर में उनको शरण दी थी, और वो बलवंत के नाम से, बलवंत या ऐसे ही कोई नाम था,
बलवंत के नाम से उन्होंने कॉलम उसमें लिखे। उसी दफ्तर में वो सो जाते थे रात को टेबल पर अखबार बिछाकर। ये वर्णन किया है कहीं किसी विद्यार्थी जी ने संभवतः। और विद्यार्थी जी भी शब्द और कर्म के स्तर पर बिल्कुल एकरूप थे। ऐसा संपादक जो जिसे हमारे देश में आज पत्रकारिता का प्रतीक पुरुष होना चाहिए। लेकिन देखिए हास्यास्पद स्थिति है कि हमारे देश में पत्रकारिता का प्रतीक पुरुष इन दिनों नारद मुनि को बनाया जा रहा है और उनके नाम पर पत्रकारिता का पुरस्कार दिया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि पहले पत्रकार नारद थे। कमाल। आपके देश में गणेश शंकर विद्यार्थी जैसा एक महान पत्रकार है और फिर भी आप प्रतीक पुरुष के रूप में नारद को खोज रहे हैं, एक मिथकीय चरित्र जिसका काम ही इधर की बात उधर करना है, जिसका काम ही केवल रूलिंग एलीट जो उस समय का है, भले ही वो मिथकों में रूलिंग एलीट क्यों ना हो, उसी के इर्द गिर्द रहना हो। शुद्ध रूप से एक की चाटुकारिता दूसरे से, एक की चाटुकारिता करना, दूसरे की शिकायत दूसरे के यहाँ करना। तो जिस तरह की संस्कृति, सत्ता संस्कृति आज की है, वैसा ही वो प्रतीक पुरुष भी अपना खोज रहे हैं। ये अजीब बात है। तो आप जो नौजवान पत्रकार हैं, इस बात को आप समझिए कि आपकी जो विरासत है, आपकी जो परंपरा है, वो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, कोई नारद मुनि नहीं है। ठीक है जी। तो ये बात शिद्दत के साथ रखने की ज़रूरत है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि एक जो पत्रकारिता इमर्ज कर रही थी अवाम की, समाज की, उसमें उर्दू के कई अखबार थे। तो उर्दू में भी बहुत सारे अखबार ऐसे निकल रहे थे, हिंदी में भी निकल रहे थे। जैसा मैंने बताया, चांद का फांसी अंक आया था अपने देश में। अपने देश में और भी मैगजीनें, हंस नाम की मैगजीन निकलती थी जिसे प्रेमचंद निकालते थे। तो बेहतरीन ढंग से आवाम की पत्रकारिता भी इमर्ज कर रही थी। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बाबा साहब मराठी में कई अखबार निकाल रहे थे, मैंने मैगजीन्स, अंग्रेजी में भी उन्होंने बहुत सारा लिखा। तो ऐसा नहीं है कि भारत में पत्रकारिता सिर्फ उद्योगपतियों, पूंजीपतियों या वर्णवादियों, जातिवादियों, संप्रदायवादियों की ही केवल जागीर रही है। वो आवाम की तरफ से भी बहुत सारे प्रयास हुए, जैसे आज हो रहे हैं। बीच में स्थगन सा था तो, लेकिन वो परंपरा हम आगे नहीं बढ़ा सके। जब देश आज़ाद हुआ, बड़े स्तर पर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जो एक मिशनरी झील थी उस पत्रकारिता के पक्ष में या उसके पीछे, वो नहीं आगे बढ़ पाई। मिशन से वो प्रोफेशन बनी पत्रकारिता, और बनना था उसको। लेकिन आज जो पत्रकारिता बिल्कुल उद्योग का रूप ले ली है, और उसमें उद्योग के अपने मूल्य भी नहीं हैं, अपनी मर्यादाएं भी नहीं हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया का मीडिया कॉर्पोरेटाइज हो गया है, इसलिए ये सत्ता की चाटुकारिता कर रहा है। ये दलील बिल्कुल मेरे गले नहीं उतरती, क्योंकि अमेरिका का मीडिया तो भारत के मीडिया से भी ज़्यादा कॉर्पोरेटाइज है। वहाँ तो हाईली कॉर्पोरेटाइज मीडिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब आए, तो डोनाल्ड ट्रंप की तमाम नीतियाँ, खासकर पूरी दुनिया के बारे में जो उनकी नीतियाँ हैं, डोमेस्टिक जो उनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, हेल्थ केयर को लेकर जो उनकी पॉलिसी है अमेरिका को लेकर, अरब कंट्रीज़ को लेकर जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, मध्य एशिया से लेकर के और सेंट्रल एशिया, तमाम हलकों को लेकर, साउथ एशिया को लेकर जो हैं, अफ्रीका को लेकर जो हैं, उन पर अगर देखा जाए तो अमेरिकन मीडिया में ही ज़बरदस्त प्रतिरोध उभर कर सामने आया। और डोनाल्ड ट्रंप को बार बार कहना पड़ा, मीडिया के खिलाफ बोलना पड़ा वहाँ, और मीडिया इससे घबराया नहीं। उसने कहा कि हमारी पत्रकारिता की असल अग्नि परीक्षा अब आ रही है और हम कोशिश करेंगे, एसर्ट करेंगे कि हम सच के पक्ष में खड़े हों। तो हाईली कॉर्पोरेटाइज मीडिया अमेरिका का है भारत से ज़्यादा, लेकिन वहाँ शायद इसलिए डेमोक्रेटिक स्पेस है या ज़्यादा बेहतर पत्रकारिता करने का इरादा वहाँ के पत्रकार जाहिर कर रहे हैं या संपादक जाहिर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के कारपोरेट में भी डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ के कारपोरेट में डाइवर्सिटी गायब हो गई है। हमारे यहाँ का कारपोरेट एक रंग में रंग गया है। हमारे यहाँ का कारपोरेट एक भाषा बोलने लगा है। हमारे यहाँ का कारपोरेट एक पार्टी के पक्ष में हो गया है। हमारे यहाँ का कारपोरेट एक नेता के पक्ष में हो गया है। लिहाजा अगर कारपोरेट यानी उद्योगपति यानी पूंजीपति, बड़ी कंपनियां, सबका पोलराइजेशन हो गया है। और जिस पूंजीवाद को सामंतवाद या सामंतवाद के अलग अलग जो शेड्स हैं भारत जैसे मुल्क में, जातिवाद है, इवन संप्रदायवाद है, तो ये तमाम चीज़ों से उन्मुक्त होना चाहिए था। क्योंकि वो पूंजीवाद जो है एक उभरती हुई नई व्यवस्था है जो माना जाता है कि जनतंत्र के लिए जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ के उद्योगपति या पूंजीपति या कारपोरेट के साथ उल्टा है।
वह जनतंत्र के पक्ष में खड़ा नहीं हो रहा है, वो पिछड़ी मानसिकता, पिछड़े मूल्यों, पिछड़ी संरचनाओं, जो बैकवर्ड जो स्ट्रक्चर, बैकवर्ड जो मूल्य हैं, उनके साथ गुंथा हुआ है। इसीलिए अपने देश के बड़े उद्योगपतियों को आप देखते हैं कई बार कि वो अंधविश्वास के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, वो ब्राह्मणवादी मूल्यों के पक्ष में खड़े हैं, जबकि पूरी दुनिया का उद्योगपति जो है चर्च और चर्च के डोमिनेंट मूल्यों के खिलाफ फाइट करके आया है बड़े पैमाने पर। लेकिन बड़ा यूनिक है इस देश में सब कुछ। एक बहुत बड़ा देश का पूंजीपति मुंबई में बहुत बड़ी इमारत खड़ा करता है, ऐसी इमारत खड़ा करता है जिसमें हेलीकॉप्टर और जहाज भी उतर सकते हैं, लेकिन एक ओझा बता देता है, कोई साधु बाबा बता देता है कि ये तुम्हारे लिए बेटा शुभ नहीं है, तो अरबों रुपया खर्च करके जो मकान बनाता है अपने रहने के लिए, उसमें वो रहता ही नहीं, कहता है कि ठीक है हम नहीं शिफ्ट होंगे, गृह प्रवेश ही नहीं करता। तो ये तो हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति का हाल है। तो कितना अंधविश्वास उसमें है, और वो कैसे अंधविश्वास मुक्त भारत की कल्पना या भारत की संरचना या भारत में मूल्य स्थापित करने में मददगार होगा। और मीडिया उन्हीं जैसे लोगों के हाथ में है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो भारत के मीडिया की जो सबसे बड़ी समस्या है, इसीलिए मैं इतनी बैकग्राउंड आपको बता रहा था कि वो इन्हीं रास्तों से होकर गुजरा है। जो अवाम की पत्रकारिता की धारा आज़ादी की लड़ाई के समय थी, वो धारा स्थगित हो गई, उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सका, क्योंकि उद्योगपति जिन्होंने टेक ओवर किया बाद के दिनों में बड़े अखबारों को, जो ब्रिटिश अखबार थे, ब्रिटिश कंट्रोल में थे, या जो नेशनल इमर्जिंग जो नेशनल बुर्जुआ का अखबार था, जो इमर्जिंग नेशनल बुर्जुआ का मतलब जो उभरते हुए भारतीय उद्योगपति जो थे, उनका अखबार, उसमें भी जो पेनिट्रेशन हुआ, जो पिछड़ी मानसिकता के बड़े धन्ना सेठों का, उद्योगपतियों का, वो देखने लायक है। और उसका उदाहरण है, जब प्रीवी पर्स लागू किया मिसेस गांधी ने, तो जो लोग सरकार के समर्थक अखबार थे, उन्होंने भी राजाओं का पक्ष लेना शुरू कर दिया। जब बैंक नेशनलाइजेशन किया, जब कोयला का नेशनलाइजेशन किया, जब खदानों का नेशनलाइजेशन किया, उस वक्त भी वो लोग बहुत पक्ष में नहीं थे, बल्कि खिलाफ थे काफी हद तक। इसके अलावा एक और बहुत दिलचस्प बात आपको बताऊं, जब मंडल आया तो सारे अखबारों में आपने देखा होगा कि वो मंडल के खिलाफ हो गए, और मंडल की रिपोर्ट को पढ़े बगैर मंडल के खिलाफ हो गए, क्योंकि उन्होंने मंडल को सिर्फ आरक्षण का एक दस्तावेज मान लिया। जबकि पूरी रिपोर्ट अगर आप पढ़िए तो मंडल की रिपोर्ट बहुत ही सुचिंतित ढंग से बनाई गई है, और मंडल की रिपोर्ट किसी ऐसे ही रात को बैठ के एक दिन में नहीं बना दी गई है। बहुत अध्ययन के बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से लेकर के और तमाम बड़े बड़े संस्थानों के एक्सपर्ट्स के तमाम रिपोर्ट्स, डाटा, आंकड़े और तमाम चीज़ों को लेकर एक मुकम्मल ढंग से लिखी गई रिपोर्ट है, जिसे उस समय के देश के वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिशियल्स ने ड्राफ्ट किया मंडल साहब के रिकमेंडेशन पर। बहुत सारे लोग टीम में थे, लेकिन एस.एस. गिल वाज द सेक्रेटरी, मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन, हु वाज द फाइनेस्ट IAS ऑफिसर एंड वेरी वेरी सोशली वेरी कमिटेड एंड वेरी आर्टिकुलेट। तो इतनी अच्छी रिपोर्ट है वो, लेकिन उसको पढ़े बगैर हमारे देश में मीडिया के लोगों में अधिकांश को पढ़ने की आदत नहीं है, बहुत। तो वो उन्होंने पढ़े बगैर उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, और उनको ये भी नहीं मालूम था कि बैकवर्ड कम्युनिटी को SC/ST के बाद ये तय हुआ था कि इनको भी एफर्मेटिव एक्शन के दायरे में लाना है। इसके लिए कमीशन बनाने की बात भारतीय संविधान में ही दर्ज है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज कंस्टिट्यूशन ऑफ ए कमीशन। इसीलिए नेहरू एरा में वो काका कालेलकर आयोग बना, जिसने कि बहुत अच्छा काम नहीं किया, और अंततः नेहरू युग में तो वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो आइडिया ऑफ इंडिया पर हमले की बात जो लोग कर रहे हैं ना, वो आइडिया ऑफ इंडिया जो था उसमें भी खामी थी, इसीलिए नया आइडिया ऑफ इंडिया इतना डोमिनेंट हो गया। ये जो 1925 में जो बना आइडिया ऑफ इंडिया, जो उभर कर आया था और जिसने पूरी आज़ादी की लड़ाई में कोई रोल नहीं जिसका है, वो लोग अचानक कांग्रेस के आइडिया ऑफ इंडिया पर हावी हो गए 2014 आते आते। वो इसलिए नहीं हो गए कि उनके पास बहुत बड़ी पलटन आ गई थी या बहुत पूंजी आ गई थी, इसलिए आ गई थी कि आपकी जो आइडिया ऑफ इंडिया थी, जो कांग्रेस थी, उसमें बुनियादी तौर पे खामियां थी। वो भी इंक्लूजन के पक्ष में, इंक्लूसिव जो समाज बनाने का जो सपना या पक्ष है, उसके साथ नहीं खड़ी थी। इतने कॉन्ट्रडिक्शन, इतनी समस्याएं
उसमें थी कि उसकी वजह से लोग जो आजिज थे, उन लोग आजिज लोगों ने, उनको लगा होगा कि यह भी एक है, देखो देखो इसको क्या किया जाए, और नेटवर्क उनके पास था, ऑर्गेनाइजेशन उनके पास था। तो एक ऐसी ताकत आज की तारीख में भारत की सत्ता का संचालन कर रही है जिसका भारत की आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान ही नहीं है, हिस्सेदारी ही नहीं है। कारपोरेट कंट्रोल मीडिया भले ही हो, लेकिन कारपोरेट कंट्रोल मीडिया हमेशा समाज विरोधी होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के मीडिया की समस्या यह है कि कारपोरेट ही पूरी तरह सत्ता पक्षी हो गया है। इसलिए कारपोरेट की मीडिया की यह सबसे बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रही है कि उसका बड़ा हिस्सा जो है वो सत्ता के साथ मृदंग बजा रहा है, कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है, और ये मीडिया का काम नहीं है। ओके, मीडिया का काम क्या है? बुनियादी तौर पे सूचना देना और समाज को समझ देना। बुनियादी काम यह है मीडिया का या पत्रकारिता का, सूचना देना, समझ देना, जितना आप दे सकते हैं। तो आप सूचना भी नहीं दे रहे हैं। देश की जितनी बड़ी खबरें हैं, अगर आपके हिसाब से देखा जाए, अब जिस उदाहरण के तौर पे अभी किसानों की बात हो रही है, लेकिन पिछले 20 सालों से आप भारतीय मीडिया में किसान और ग्रामीण क्षेत्र का कवरेज देखिए। CSDS ने एक सर्वे बहुत अच्छा किया था, उसमें उसने पाया कि भारत के जो 6 बड़े अखबार हैं उसमें 2.4 से लेकर 3.2% के बीच में इंडियन रूरल सिनेरियो, यानी भारत के ग्रामीण परिदृश्य का किसान सहित कवरेज हो रहा है भारत के 6 बड़े अखबारों में। 2.4 से लेकर 3.2% कवरेज, यानी सारे कवरेज को मिलाकर उसमें ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा, जो देश की 67-68% आबादी अभी भी रहती है जहां, उसका कवरेज 3.2% हाईएस्ट है और 2.2 या 2.4 जो है निम्नतम है। और दिलचस्प बात है कि सबसे अधिक कवरेज करने वाला अखबार ग्रामीण क्षेत्र का नहीं है, वो अंग्रेजी का है, और हिंदी के जो अखबार हैं उसमें जो कवरेज है वो 2.2, 2.3, 2.4 है। ये एक अजीब कहानी है। तो इतना कम कवरेज ग्रामीण क्षेत्र का भारत के रूरल क्यों? क्योंकि आपकी खबरें, आपके दिमाग से जो खबरें हैं वो खबरें हैं जो आपको प्रॉफिट देती हैं, जो आपको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देती हैं, जो आपके वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करती हैं। बहुत सारी बातें कहने को इस पर हैं, लेकिन चूंकि समय कम है इसलिए मैं कंक्लूड करना चाहता हूं कि इंडियन मीडिया में एक तो जो सबसे बड़ी समस्या है कि ओनरशिप की प्रॉब्लम है। ओनरशिप की प्रॉब्लम यह है कि क्रॉस मीडिया होल्डिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक ही उद्योगपति अखबार भी निकाल रहा है, टेलीविज़न भी चला रहा है, वेबसाइट भी चलाने लगा है, रेडियो भी चला रहा है, और भी बहुत सारे धंधे कर रहा है, मार्केटिंग भी देख रहा है। बहुत सारे चैनल्स किसी और के नाम पर हैं, लेकिन पूंजी किसी और की लगी हुई है। तो एक तरह से मीडिया में जो क्रॉस मीडिया ये होल्डिंग का सिनारियो है, ये भी पत्रकारिता को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। दूसरी जो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि मीडिया में बिल्कुल डाइवर्सिटी नहीं है। सर्वे की बात छोड़िए CSDS के, जो 2006 में हुआ था, मुझे लगता है कि उसमें भी कुछ कमियां थीं उस सर्वे में भी, इसीलिए प्रॉपर आंकड़ा नहीं उभर कर सामने आया। मेरा ये मानना है कि अगर आज के 6 बड़े अखबारों को लिया जाए, हिंदी के 6 क्या 4 लिया जाए, 4 हिंदी के बड़े अखबार और 4 अंग्रेजी के बड़े अखबार, और 4 बड़े टीवी चैनल अंग्रेजी के, 4 बड़े हिंदी चैनल लिया जाए, और इनका अगर कोई सर्वे कर ले तो आप पाएंगे कि 90% लोग एक ही तरह के समाजों के हैं, करीब करीब 90, और 10% लोगों में वे लोग हैं जिनकी आबादी भारत की जनसंख्या में 80-85% है। ये मेरा अनुमान है मोटे तौर पे। और निर्णय करने वाली जो सीटें या पद हैं, निर्णय करने वाले पद, निर्णयकारी पद, वहाँ पर तो मुझे लगता है कि लगभग 100% एक ही तरह का समाज हावी है। आप हिंदी पत्रकारिता में मौजूदा जो देखिए ना संपादकों की सूची, एक बड़े अखबार को छोड़कर सभी अखबारों के जो संपादक हैं वो एक ही वर्ण के हैं, और एक जो संपादक हैं वह भी इसलिए हैं कि वहाँ संपादक अभी पूरी तरह कोई है नहीं, वो मार्केट का संपादक बना दिया जाता है कि ये दिल्ली मार्केट के संपादक हैं, ये बम्बई मार्केट के संपादक हैं, इस तरह का है। तो ये तो हाल है। अच्छा, जो लोग खुदा न खास्ता किसी चैनल में मान लीजिए कोई आपको दिख भी जाता है किसी दूसरे वर्ण का संपादक है,
तो वो वैचारिक तौर पे वह बहुत ही संकुचित या बहुत ही सीमित दायरे के जो लोग हैं, यानी कम आबादी वाले लोग हैं, उन्हीं की आइडियोलॉजी के पक्ष में खड़ा है। तो दिस इज ए वेरी पिकुलियर सिचुएशन। माइनॉरिटीज, दलित, आदिवासी बिल्कुल गायब हैं, बहुत कम है उनकी संख्या, बहुत ही कम है। ओबीसी भी बहुत कम है। तो इतनी माने दुनिया के किसी भी मुल्क में आप ये नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं कि साहब ये कैसे, तो जो लोग योग्य हैं वो आ रहे हैं। भाई ये बात अमेरिका में 1978 में डिस्कस की गई थी और आश्चर्य व्यक्त किया गया था कि हमारे यहाँ ब्लैक्स का रिप्रेजेंटेशन न्यूज़ रूम में क्यों कम है। इसके लिए बाकायदे एफर्मेटिव एक्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अमेरिका में। और अमेरिका में उस समय था कि 12%, 10% तक कम से कम हम ब्लैक्स की और दूसरी जो एथनिक कम्युनिटीज़ हैं माइनॉरिटी में, उनको हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो वो खोज खोज कर लाने लगे संपादक लोग कि अपने न्यूज़ रूम में हम ऐसे लोगों को लाएं। अल्टीमेटली ये हुआ कि 12% तो नहीं हो पाए, लेकिन अभी अमेरिकन प्रेस में जो ब्लैक्स और दूसरे जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनकी आबादी बढ़ी है, उनका परसेंटेज बढ़ा है, 5 या 6% के आसपास वो पहुँचे हैं, ये माना जा रहा है, जबकि पहले बिल्कुल जीरो थे। तो ये भारत में इस तरह की स्थितियां हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये तीसरी बात जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी कोई नहीं है इंडियन मीडिया में। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए, जो जिसको चाहता है वो ले जाता है, फिर उसको अचानक पत्रकार बना देता है। प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी या ऑनेस्टी के लिए कोई स्किल डेवलप करने का कोई जरिया नहीं है। जितने मास कॉम के इंस्टीट्यूट हैं, एक दो को छोड़कर, बल्कि दो क्या, अब तो एक ही बचा, एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं लगभग, बहुत बुरा हाल है। तो एक अजीब खतरनाक दौर है भारतीय समाज के लिए कि जहां मीडिया भी इस तरह का मीडिया में भी इस तरह का संकुचन हुआ है। समाज में तो हुआ ही है, आइडियोलॉजी में हुआ है, विचारधारा में हुआ है, गवर्नेंस के मॉडल में हुआ है, मीडिया में भी हुआ है। अपॉइंटमेंट की पॉलिसी ना होना, रिक्रूटमेंट की पॉलिसी ना होना। इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो भारतीय मीडिया में दिखती है वो है कि हमारे यहाँ अगर आप देखिए तो जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे उभर के आते हैं, उन मुद्दों पर बिल्कुल फोकस नहीं रहता है और अचानक कोई चीज़ इम्पोज कर दी जाती है और उस पर बात को आगे बढ़ाया जाता है। दिस इज कॉल्ड ए काइंड ऑफ ट्रिविलाइजेशन। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज के दौर में जो आप लोग एक अलग ढंग का इनिशिएटिव आप लोग ले रहे हैं, चाहे नेशनल दस्तक हो, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए या नए मीडिया के जरिए या इस तरह की जो फोरम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जरिए ही आई थिंक काउंटर किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया का विकल्प सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया की अपनी सीमाएं हैं। सोशल मीडिया में अच्छा काम भी किया जा सकता है और इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। अभी देखिए आप बंगाल के दंगे की बात, इसके पहले भी आपने देखा होगा बेंगलुरु में एक ग्रुप इमर्ज किया और उसके कारण असम में दंगा हो गया। तो उसकी अपनी सीमाएं हैं। हमें जो मुख्य धारा मीडिया में भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें एक नई कल्चर के साथ, नए वैल्यू सिस्टम के साथ हम उसमें भी दाखिल हों। इसलिए मुझे लगता है कि नेशनल दस्तक हो, दलित दस्तक है, द वायर है, या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स नए करके इमर्ज किए हैं, मुझे लगता है कि इनका एक बड़ा रोल है। मैगजीन्स जो आपकी निकल रही हैं बहुत सारी इस तरह की, हम तो कहते हैं कि जितनी इस तरह की मैगजीनें निकलें, जितने इस तरह के अखबार निकलें, जितनी इस तरह की वेबसाइटें निकलें, यूट्यूब से कोलैबोरेट करके जितना भी आप चैनल खड़ा करें, ये सब नाकाफ़ी है। इतना विशाल देश है कि ये अपर्याप्त है, और भी प्रयास करना चाहिए। एक तरफ हमें संख्या बढ़ानी चाहिए और दूसरी तरफ कंसोलिडेशन करना चाहिए, सुदृढ़ीकरण करना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि एक हेल्दी कंपटीशन आप लोगों के बीच भी होना चाहिए, जिस तरह का अनहेल्दी कंपटीशन उनके बीच चल रहा है। आपके यहाँ हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, एक ऑनेस्ट हेल्दी कंपटीशन, ठीक है। और उनके यहाँ अनहेल्दी होने दीजिए, कुछ दिन में लोग उनको देखना बंद कर देंगे। लेकिन ये तब होगा जब सामाजिक राजनीतिक रूप से
जागरूकता पैदा करने वाली जो मूल सामाजिक राजनीतिक शक्तियां हैं वो भी सक्रिय हों। जैसे हिंदुस्तान में तमाम ऐसे अखबार भी हैं, छोटे छोटे अखबार हैं, मैगजीन हैं, वेबसाइट्स हैं, वो लोक पक्ष का मीडिया उतारने के लिए अपना काम कर रही है, लेकिन उनमें एक इंफॉर्मेशन की साझी की चेन कैसे बन सकती है? या गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज वंडरफुल क्वेश्चन। मेरा ये मानना है कि ये होना चाहिए, और इसके लिए अगर कोई प्रयास करना चाहेगा तो मैं मदद के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं डिवीज़न के पक्ष में नहीं हूँ, मैं एलियनेशन के पक्ष में नहीं हूँ, मैं अलगाव के पक्ष में नहीं हूँ, और ईगो बड़े प्रॉब्लम्स हैं हमारे समाज में लोगों के। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर कोई चाहे तो मैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन का काम कर सकता हूँ, और ये बात होनी चाहिए कि जितने इस तरह की भावना से प्रेरित, इस तरह के लक्ष्य से प्रेरित, इस तरह के एजेंडे से प्रेरित मीडिया है, उसके बीच में उन सूचनाओं का आदान प्रदान हो जो वाजिब हैं, जो एक्सक्लूसिव नहीं है लेकिन ज़रूरी हैं। अब मान लीजिए किसी चैनल के पास, किसी वेबसाइट के पास कोई एक्सक्लूसिव खबर है, वो तो शेयर नहीं करना चाहिए, एक प्रोफेशनलिज्म कहता है कि भाई वो अपनी रखें। लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में काम करने वाला कोई न्यूज़ पोर्टल है, कल्पना कीजिए वो जांजगीर की या बस्तर की कोई खबर उसके पास है लेकिन नेशनल दस्तक के पास नहीं है। वाई इट शुड नॉट कम टू नेशनल दस्तक? आनी चाहिए ना। या दोवायर के पास है, या किसी और के पास है, मैं एबीसी किसी का नाम एक नहीं, या दलित दस्तक के पास है। हाँ, तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो इसमें शेयरिंग हो तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इससे भाईचारा भी बढ़ेगा। ठीक है।